हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसका मकसद ये है कि जो आगा खान बोर्ड के सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इससे आप एक तो ये है कि प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी क्विकली। दूसरा ये है कि चेकलिस्ट का मकसद यही होता है कि अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने कर ली हैं, और क्विकली आप गो थ्रू हो सकते हैं कि सारे सारे सिलेबस से, कॉन्सेप्ट से। तो मैं समझता हूँ कि इस चेकलिस्ट को करने के बाद काफ़ी हद तक आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है हो चुकी है। और जिनकी तैयारी सही नहीं है वो भी इन चीज़ों को देख के तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उनके जहन में रह जाएंगे। तो वो अच्छा पेपर जो है वो मैं समझता हूँ कि उसको सॉल्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्रोग्राम। तो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सीक्वेंस है। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस का वर्ड जो है वो होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आप इसको ऐड कर लें कि सीक्वेंस सेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? इट इज़ अ लैंग्वेज यूज टू राइट प्रोग्राम दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबलर है, असेंबली लैंग्वेज है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसमें प्रोग्रामर को इजी होता है प्रोग्राम करना, लिखना, क्योंकि वो इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड से बनी होती हैं, उसमें रिजर्व वर्ड होते हैं। और चूंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, लिहाजा मशीन लैंग्वेज जो है उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल। ठीक है। व्हाट आर हेडर फाइल्स? हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल कंटेन प्री डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरीज, फॉर एग्जांपल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम से हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और आपको पता है ये हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में आप इसको इंक्लूड करवाते हैं। और हेडर फाइल का मकसद ये होता है कि जो भी फंक्शंस आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं तो उनकी हेडर फाइल्स जिस फाइल में आपकी उनकी डेक्लेरेशन या डेफिनेशंस वगैरह पड़ी हुई हैं वह अलग से भी रख सकते हैं। अपने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना के, तो अपनी हेडर फाइल बना के आप डॉट एच एक्सटेंशन से उसको सेव कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है डॉट एच होती है। ये मैं थोड़ी थोड़ी तफसील इसलिए साथ बता रहा हूँ ताकि आप को ज़्यादा अच्छा मतलब आपकी तैयारी होगी। अच्छा, व्हाट आर रिजर्व वर्ड? रिजर्व वर्ड क्या होते हैं जी? रिजर्व वर्ड आर कीवर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन सी प्लस प्लस सच एज आई एन टी, रिटर्न, वाइड। ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड हैं, राइट। और स्पेशल मीनिंग होते हैं, इनको एज ए वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम जो है आप यूज नहीं कर सकते। ये आपको इल्म होगा। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, यानी जो आप हैश सिंबल से यूज़ करते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद मेन फंक्शन होता है, उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है। और अगर आप इसको प्रोग्राम की सूरत में लिखना चाहें तो वो कोड की सूरत में भी आप लिख सकते हैं, वो आपको पता ही है कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस है, फिर इंटीजर मेन है, पैरेंथेसिस है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस अब स्टार्ट होती है, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रिटर्न जीरो का रिजर्व वर्ड लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देते हैं। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इंक्लूड आईओ स्ट्रीम? आईओ स्ट्रीम का पर्पज क्या है जी? इट इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फंक्शंस लाइक अ सीन एंड सी आउट, यानी करेक्टर इन और करेक्टर आउट जो है वो आप इस जब आप यूज करेंगे तो यू हैव टू इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फाइल। ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन? मेन फंक्शन क्या है? जैसे नाम से जाहिर है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सी प्लस प्लस प्रोग्राम वेयर एग्जीक्यूशन बिगिंस, राइट। व्हाट इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन सी प्लस प्लस? आपको पता है सेमी कॉलन होता है, जैसे फुल स्टॉप होता है ना इंग्लिश में सेंटेंस के बाद। सिमिलरली लैंग्वेजेस में कोई ना कोई स्टेटमेंट टर्मिनेट होते हैं। सेमी कॉलन इज यूज टू टर्मिनेट स्टेटमेंट्स। व्हाट आर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस? कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स यूज टू एक्सप्लेन कोड, दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है।
तो ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होती, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। और इसका मकसद मैंने क्लास में भी बताया होगा, वैसे भी आपको पता होगा कि कमेंट्स इसलिए भी लगाए थे ताकि चीज़ को पता चले। अगर आप एक फंक्शन बना रहे हैं, उसके ऊपर आप उसकी उसका एक छोटी समरी लिख दें कि ये फंक्शन जो है ना, ये एरिया ऑफ द सर्कल लेट्स को, ये पेरीमीटर या रेडियस फाइंड आउट कर रहा है, जो भी फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे एक कमेंट ऊपर कर दे, ताकि दूसरा बंदा भी जब देखे तो फौरी तौर पे उसको पता चल दे कि हाँ यार, इसका मकसद फंक्शन का, नीचे जो फंक्शन बनाया है आपने उसका मकसद ये था या ये है। अच्छा, आगे जो है, हाउ डू यू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट दो किस्म के याद रखें, सिंगल लाइन कमेंट है और मल्टीपल लाइन कमेंट है। सी प्लस प्लस में ये यू सिंबल होता है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, याद रखें। ठीक है, इस तरफ को जो सिंबल होता है, एक दूसरी तरफ को होता है, दूसरी तरफ से मुराद ये है कि उल्टी साइड, उसको उसको हम बैक स्लैश कहते हैं। तो जब दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं उसके बाद जो भी लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा एज ए सिंगल लाइन कमेंट, इसको कहेंगे, राइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, हाउ डू यू राइट अ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में आप पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद स्टैटिक लगाएंगे, उसके बाद कमेंट की लाइन जो भी लिखेंगे। अच्छा, ये एक लाइन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात कंफ्यूज करने के लिए पेपर में एक से ज़्यादा लाइंस आ जाती हैं, आप इसके ऊपर भी मल्टी लाइन कमेंट भी लगा सकते हैं। और ये मतलब, मेरा कहने का मकसद ये है कि सिंगल लाइन है तो उसमें भी ये हो सकता है, मल्टी लाइन में भी हो सकता है। अगर एक आपका टेक्स्ट जो है सिंगल लाइन में ही ख़त्म हो जाता है तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मल्टी लाइन के ऊपर ही अप्लाई करें। तो मल्टी है तो वैसे मल्टी लाइन के लिए, बात समझ आई। तो ये कमेंट आप करेंगे, कमेंट जो भी टेक्स्ट होगा उसके बाद स्टैटिक और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, राइट। डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट करेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीजर स्टोर इंटीजर्स, इंटीजर यानी होल नंबर, फ्लोट स्टोर डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो फ्रैक्शन, ये जो होते हैं डेसिमल नंबर्स। और करेक्टर जो है स्टोर सिंगल करेक्टर, यानी ए बी सी या इस तरह के करेक्टर जो भी। व्हाट इज अ वेरिएबल, नेम मेमोरी लोकेशन डेट स्टोर डाटा विच may change during program execution। ठीक है जी। व्हाट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। राइट एग्जाम्पल ऑफ द डिक्लेयरिंग ए कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, देखें। सबसे पहले कॉन्स्ट का रिजर्व वर्ड लगा, ये रिजर्व वर्ड है, CONST, राइट। उसके बाद उसकी डेटा टाइप है, उसके बाद कांस्टेंट का नाम है। प्रेफरेबली हम प्रेफर करते हैं जब भी कोई कांस्टेंट बनाया था उसको आप कैप्स में लिखते हैं, PI लिखा हुआ है, यानी पाई की वैल्यू 3.14159, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो ये भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो MCQs में भी आ जाता है कि चार पांच आपको, चार आपको ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा राइट है कांस्टेंट सेंटेक्स के हवाले से। ठीक है। राइट 3 वैलिड वेरिएबल नेम, इसी तरह से वैलिड वेरिएबल नेम का भी पूछा जा सकता है। तो टोटल मार्क्स है, एज 1 है। अब देखिए, अगर 1 अगर आप एज से पहले लगा देंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि नंबर से शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पढ़, आगे मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, वैलिड आइडेंटिफायर। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट के दरमियान अगर स्पेस बढ़ा देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, राइट। राइट 3 इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, इनवैलिड का भी आ गया, फर्स्ट नेम आ गया जी। उसके बाद टोटल डैश मार्क्स है, अंडरस्कोर नहीं है, ये डैश जो है वो जो है। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट क्योंकि रिजर्व वर्ड है तो इट कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है। अच्छा, विच डेटा टाइप इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग एज। एज के लिए, एज में डेसिमल तो नहीं होता ना, किसी बंदे की एज 11.2 तो नहीं होती, 11 होगी, 12 होगी, 18 होगी, 20 होगी, तो इसलिए इंट डेटा टाइप जो है वो यूज़ करेंगे। विच डेटा टाइप इज यूज फॉर स्टोरिंग प्राइस। प्राइस में आपको पता फ्रैक्शन आ सकती है, मेरा मतलब कि जो डेसिमल नंबर्स हैं वो आ सकते हैं 13.80 या इस तरह का। तो फ्लोट और डबल जो है, ये प्रेसिजन का फ़र्क है, फ्लोट जो है कम थोड़ा सा इसकी रेंज है, और डबल की रेंज है काफ़ी ज़रा ज़्यादा है। ठीक है। आगे आ जाए जी, आगे देखते हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, सॉरी, मैं इसको ज़रा देख लूँ कि कहाँ तक हम इसको हम कवर कर चुके हैं।
यस। अच्छा, प्राइस आ गई, विच इज यूज फॉर स्टोरिंग अ सिंगल अल्फाबेट। सिंगल अल्फाबेट के लिए यूज क्या होता है? करेक्टर, राइट। और एक से ज़्यादा करेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए स्ट्रिंग, वो भी देखेंगे। उसके बाद टाइप कास्टिंग जो होती है, वो क्या चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो कंपाइलर जो है, प्रोग्रामर खुद ही करता, प्रोग्राम सॉरी, कंपाइलर जो है वो खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है, राइट। ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप बाय द कंपाइलर। ठीक है, एक डेटा टाइप से दूसरी टाइप को, वैल्यू को कन्वर्ट करना। ठीक है, व्हाट इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग? मैनुअल कन्वर्जन ऑफ द वन डेटा टाइप टू अनदर यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। ये प्रोग्रामर कर रहा होता है, राइट। राइट एन एग्जांपल ऑफ द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल वो कहता है, ये दें तो ये इसको देते हैं ये इधर एग्जांपल में देखें। फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। राइट एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये देखें, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10 है, फ्लोट वाई इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो फ्लोट डेटा टाइप का आपने वाई लिया है, वाई में एक्स को वाई में स्टोर करवा दिया। ठीक है, एक्स हालांकि इंटीजर था, तो ये अब वाई में स्टोर हो चुका है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये जो इसकी बन गई है, मतलब इसकी टाइप चेंज हो गई। राइट एन एग्जांपल ऑफ द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे की है? फ्लोट एक वेरिएबल लिया आपने, फ्लोट टाइप का, एक्स इक्वल टू 5.7। इंटीजर लिया वाई इक्वल टू, उसको एक्स को इंटीजर में कन्वर्ट किया। जब आपने कन्वर्ट करना है तो ये देखें, ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आई एन टी, और उसके बाद ब्रैकेट, पैरेंथेसिस यानी क्लोज, उसके बाद वेरिएबल का नाम। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज अ लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल का वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन में, और उसका स्कोप ज़ाहिर है लोकली होगा, उसी फंक्शन की हद तक होगा, एक्सेसिबल ओनली विद इन दैट फंक्शन। व्हाट इज अ ग्लोबल वेरिएबल? अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन, एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। राइट अ स्टेटमेंट टू डिस्प्ले अ मैसेज यूजिंग सी आउट। तो सी आउट के लिए से आप लिखते हैं करेक्टर आउटपुट, और उसके बाद ये दो सिंबल। ठीक है, और उसके बाद वेलकम टू सी प्लस प्लस डबल कोट्स में, उसके बाद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, सेमी कॉलन मिसिंग हो तो आप अब समझ रहे हो कि ये बिल्कुल ठीक है, तो उसको आपने गलत कर देना, राइट। राइट अ स्टेटमेंट टू इनपुट एज यूजिंग सीन। तो सीन और उसके बाद ग्रेटर देन और उसके बाद एज, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है और इंसर्शन ऑपरेटर होता है, ये आपको पता ही है। ये जो सीन और सी आउट में इस्तेमाल होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ द गेट सी एच? गेट सी एच जो है, गेट करेक्टर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो गेट करेक्टर क्या है? यूजर से एक करेक्टर की इनपुट का वेट करता है, कोई भी की या प्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके मुकाबले में एक दूसरी चीज होती है, उसको कहते हैं गेट सी एच ई। वो एको भी करता है, वो मतलब स्क्रीन के ऊपर लिखा भी नजर आएगा। ठीक है, ये गेट सी एच जो है ना, वो लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। इट वेट फॉर द की प्रेस बिफोर क्लोजिंग द कंसोल विंडो, राइट। व्हाट इज द यूज ऑफ द पुट्स फंक्शन? पुट्स जो है किस लिए यूज है? डिस्प्ले अ स्ट्रिंग फॉलोड बाय अ न्यू लाइन। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए यूज होगा, राइट। अच्छा, मेरे ख्याल में शीट तो काफ़ी लंबी है, तो इसको 50-50 करके हम इसको कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद है जी, व्हाट डज, ये देखें, अब एस्केप से ये बैक स्लैश है, मैंने अभी आप कमेंट में बताया था वो उल्टा था इसके। अब ये बैक स्लैश है, बैक स्लैश ये जो है एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है। एस्केप इसके किस लिए यूज होता है? ये बीप के लिए या अलर्ट के लिए यूज होता है, प्रोड्यूस ये साउंड, ये अलर्ट, ठीक। व्हाट डज बैक स्लैश बी एस्केप सीक्वेंस डू? ये क्या है? बैक स्लैश के लिए यूज होता है, मूव द कर्सर वन कैरेक्टर बैक। ठीक है, बैक बैक स्पेस आप बताते हैं ना, जब प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो एक कैरेक्टर जो है, पिछला एक कैरेक्टर जो है, वो खत्म होता जाता है, राइट। व्हाट डज बैक स्लैश एन? ये तो बड़ा मशहूर है, एस्केप सीक्वेंस टू इंसर्ट अ न्यू लाइन, न्यू लाइन करता है। व्हाट डज बैक स्लैश टी? बैक स्लैश टी किस लिए यूज होता है? इंसर्ट हॉरिजेंटल टैब। तो 3 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर की जो हॉरिजेंटल टैब है वो इंक्लूड करवाता है, मतलब स्पेस ही कह लेना है। व्हाट डज
अब डबल बैक स्लैश आपने किया तो वो प्रिंट होगा एक, ठीक है, स्केप सीक्वेंस टू प्रिंट्स आप बैक स्लैश। इसी तरह से अगर आपने एक, इसको, ये सिंगल जो कॉमा है इसको प्रिंट करवाना है तो बैक स्लैश, उसके बाद सिंगल ये कॉमा जो है आप लिख सकते हैं। तो सिंगल कॉमा जो है वो कोड जो है इसको कहते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले या सिंगल कोड, ठीक है। इसी तरह राइट कोड टू डिस्प्ले या C++ प्रोग्रामिंग ऑन टू लाइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में मुख्तलिफ तरीकों से पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। C++ लिख दिया उसके बाद, क्योंकि वो कहता है अगर वो मेंशन कर देता है कि एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करना है, तो C++ के बाद आपने बैक स्लैश एन लगा देना है। याद रखें, पहले सी आउट लिखेंगे, उसके बाद ये ऑपरेटर लगाएंगे। सी आउट के लिए ये ऑपरेटर यूज़ होता है, और सीन के लिए वो ग्रेटर देन के सिंबल यूज़ होते हैं, याद रखें। उसके बाद ये डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज करेंगे, इसमें जो टेक्स्ट है C++, और उसके बाद बैक स्लैश एन। अब C++ एक लाइन पे लिखा हुआ नजर आएगा, उसके बाद कर्सर अगली लाइन में मूव हो जाएगा, बैक स्लैश एन जो है ये काम करेगा। उसके बाद अगली लाइन में लिखा हुआ नजर आएगा प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये दो लाइन में लिखा हुआ नजर आ जाएगा, राइट। व्हाट इज द यूज ऑफ द सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू किस लिए यूज होता है जी। सेट डब्ल्यू जो है फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेट के लिए यूज होता है, ठीक। इट सेट द विड्थ ऑफ द आउटपुट फील्ड, उसकी विड्थ वगैरह चेंज करनी है, टेबल की एडजस्टमेंट के लिए यूज होती हैं ये चीज़ें सारी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द यूज ऑफ द एंड लाइन। एंड लाइन इसको मैनिपुलेटर्स वगैरह कहते हैं, सेट डब्ल्यू हो गया, एंड लाइन हो गया, इनको क्या कहते हैं, मैनिपुलेटर्स। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, मैनिपुलेटर्स, राइट। तो मूव एंड लाइन क्या करेगा, मूव द आउटपुट टू द नेक्स्ट लाइन, जैसे बैक स्लैश एन करता है ना, सेम ये एंड लाइन जो है, एंड एल इसको पढ़ते हैं, एंड लाइन मतलब वूमन कहा जाता है। एंड एल ये वन नहीं है, ये शायद कोई ऐसे बच्चे भी अभी हों कि वो इसको वन ही पढ़ लें, एंड वन, एंड लाइन है बेसिकली, ठीक है। सो राइट एन एग्जांपल ऑफ द सेट डब्ल्यू, ठीक है। सेट डब्ल्यू यूजेस, तो सी आउट लिखा मैंने, सी आउट के बाद ये ऑपरेटर लगाया, उसके बाद सेट W10, ठीक है, उसके बाद हेलो लिखा, तो ये स्पेस आ गई, ठीक है जी। आगे आ गई 10 की स्पेस आ गई, राइट। अच्छा, आगे अब देखते हैं। हाँ जी, ये आ गया जी, व्हाट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं, जैसे x+y मैं लिखता हूँ तो ये ऑपरेंड है, x और y, और प्लस क्या है, ऑपरेटर है। x-y क्या है, एक्स और वाई जो है इसमें ऑपरेटर्स हैं, और माइनस क्या है, सॉरी, एक्स और वाई जो है ऑपरेंड है, और माइनस है ऑपरेटर, राइट। व्हाट इज एन ऑपरेंड। एन ऑपरेंड इज अ वैल्यू और वेरिएबल और विच एन ऑपरेटर एक्स, जिसके ऊपर ऑपरेटर एक्स करता है या फंक्शन करता है, ठीक है। लेस अर्थमेटिक ऑपरेटर इन C++। ये सवाल मुख्तलिफ तरीकों से MCQs में भी आ सकता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अर्थमेटिक ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो बेटे बात यह है कि कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करें। मेरा ये शीट बनाने का मकसद ये है कि आप इसको पढ़ें और चीज़ों को समझे, रटे ना लगाएं, ठीक है। अक्सर बच्चे जो हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं, ये वो कहते हैं जी ये C++ बड़ी मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, इंटरेस्ट की बात है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और टाइम दें तो फिर ही कुछ बनेगा। ये बहरहाल क्विक आपके लिए मैंने बनाई है, ताकि आपकी काफ़ी ज़्यादा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी इससे। लिस्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर इन C++ जो है वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का ये सिंबल है, देखें स्टैरिक इसको कहते हैं। और डिवाइड का सिंबल देख लें आप, ये फॉरवर्ड स्लैश है। और उसके बाद परसेंटेज का साइन, ये किस लिए यूज होता है, ये होता है रिमाइंडर ऑपरेटर। जब आप तकसीम करते हैं ना एक नंबर को दूसरे नंबर से, तो बाकी चीज बचती है, उसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम लाइन, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम लाइन टू ऐड टू नंबर। तो आपने दो नंबर को ऐड करने के लिए कोड लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सम जरूरी नहीं शामिल लिखें। यहाँ पे एक्स लिखते हैं, x = a + b, या z = x + y, आपने उसको बताना है बस, ठीक है, कॉन्सेप्ट। व्हाट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है,
कि कोई भी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल, इट इज़ यूज टू साइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, साइन से मतलब होता है स्टोर करवाने के लिए, उस वेरिएबल में आप वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, राइट आर स्टेटमेंट यूजिंग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर जो है शॉर्ट फॉर्म है एक्स इक्वल टू एस प्लस वन। तो एक्स प्लस प्लस या प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू होता है, माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेटर जो है यूज होते हैं। एक्स प्लस इक्वल टू फाइव जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, सब्स्टिट्यूट है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव के, ये आपको पता होगा। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस एक्स एंड एक्स प्लस प्लस, ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट पहले होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में होता है। प्लस प्लस एक्स इज प्री इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट्स बिफोर यूज, और एक्स प्लस प्लस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आफ्टर यूज। ठीक है, लिस्ट रिलेशन ऑपरेटर, उसने बताया जी कि रिलेशन ऑपरेटर इक्वल टू साइन है, नॉट इक्वल टू साइन, ये है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद इक्वल का साइन, इसमें दरम्यान स्पेस नहीं डालनी। ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये रिलेशन ऑपरेटर आ गए। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं? एंड का है, इसको एंड पढ़ते हैं। ये दो पाइप साइन जो है वो और के हैं। नॉट का जो है वो ये सिंबल है, साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है ये नॉट का सिंबल है। इसी तरह से राइट अ कंपाउंड एक्सप्रेशन यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ए आ गया जी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। और इसी तरह से आपका ये, क्योंकि ये लॉजिकल कंपाउंड एक्सप्रेशन बनाया है आपने। कंपाउंड एक्सप्रेशन होता है कि बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो आप एक एक्सप्रेशन में दे सकते हैं। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन प्लस बी ग्रेटर देन सी, उसके बाद एंड ऑपरेटर, और उसके बाद डी लेस देन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, बेसिकली मतलब क्या है कि एंड का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें अगर ट्रू हों तो फिर जो मतलब आंसर जो है ना ट्रू आता है। और का मतलब है कि उनमें से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, तो जो भी इनकी वैल्यूज होंगी उसके मुताबिक आपने इसको देखना है। तो अगली वीडियो जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर हम बनाएंगे, ये काफ़ी ज़रा लंबी हो जाएगी, इसलिए ऐसे मैं समझता हूँ ये इनफ है आज के लिए। तो अभी और वीडियो मैं एक और अपलोड करूँगा जिसमें ये चेक लिस्ट जो है इसको हम आगे देखेंगे मज़ीद। थैंक यू वेरी मच।